आज हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और सोशल मूवमेंट्स के बारे में। इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड स्टेट्स। अच्छा, दिव्यांशु का एक क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ प्रियम्बल में कही गई बात का पालन न हो, हाँ, तो कोई उस पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। तो हम 1973 से पहले सेकुलर थे। हाँ, बिल्कुल सेकुलर थे। सेकुलर तो हम दिव्यांशु तब से थे जब से हमारा संविधान तैयार हुआ, क्योंकि प्रियम्बल में ऐसा कुछ नहीं है जो संविधान में नहीं है, है ना। संविधान में जो भाव व्यक्त किए गए हैं उन्हीं का तो निचोड़ है प्रियम्बल। समझ रहे मेरी बात। अगर आप प्रियम्बल के साथ आपको ये भी बताया होगा फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते समय, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, कि आर्टिकल 27 की जो प्रकृति है या आर्टिकल 27 का जो कंटेंट है वो साफ साफ बताता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। तो सेकुलरिज्म के लिए हमें प्रियम्बल पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना। मूल संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 27 के अंदर, और पूरे संविधान में जो कुछ भी वर्णित है उसी का एक छाया मात्र है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के अनुसार भले ये बाध्यकारी ना हो, लेकिन आर्टिकल 27 एज अ फंडामेंटल राइट के अनुसार तो होगा ही होगा, है ना। तो हम लोग बेसिकली विकसित व विकासशील देशों में दबाव समूह तथा हित समूहों के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा आसान टॉपिक है। हित समूह तथा दबाव समूह। देखो जी, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है मन्नत, अब सही है, ओके। अच्छा, जो लोग लाइव नहीं देख पाते हैं वो ऑफलाइन मोड में तो देख रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि लेक्चर छोड़ेंगे नहीं अब इसके बाद से। आज के बाद से मुझे लगता है कि अगले टॉपिक से हम लोग बिल्कुल अगले लेक्चर से नए टॉपिक में प्रवेश कर जाएंगे, आईआर के टॉपिक में, जहां हम लोग ग्लोबलाइजेशन से बात करेंगे, है ना। तो वहां आपको अब लगने लगेगा कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी है अब उसका रेफरेंस बहुत हद तक मिल रहा है। अभी तक आप सेकंड पेपर में जो भी पढ़ रहे हैं सब कुछ कमोबेश आपको नया लग रहा होगा। वो अलग बात है कि चूंकि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है तो अपने इर्द गिर्द की व्यवस्था से इसको कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर हम बात करें केवल व केवल सपोज हित समूह की, इंटरेस्ट ग्रुप्स की, है ना, इंटरेस्ट ग्रुप्स, हित समूह। हित समूह का लिटरल मीनिंग क्या हुआ भाई? समाज का कोई खास वर्ग जो अपने हितों का एक तरह से कह सकते हैं समूहीकरण करता है, हितों का प्रकटीकरण करता है। समाज का एक विशेष वर्ग सबसे पहले अपने हित को आगे बढ़ाता है, सामने रखता है, और फिर कोशिश करता है कि हम इन हितों को पूरा कर सकें। तो मान लीजिए समाज का कोई समूह या कोई सामाजिक समूह सबसे पहले क्या करेगा? अपने हितों का रेखांकन करेगा, हितों का रेखांकन, और हितों का रेखांकन करने के बाद फिर इसे प्रकटीकरण करेगा। इसका प्रकटीकरण का मतलब हुआ कि अपने हितों को सामने रखेगा, है ना। सामने इन सेंस कि अपने एजेंडा का हिस्सा बनाएगा वो सामाजिक वर्ग, सामाजिक ग्रुप,
ठीक है, गुड गुड। और जब हितों को प्रकट करेगा तो फिर इसको साधने का प्रयास करेगा, साधने का प्रयास करेगा। कैसे साधेगा? जाहिर सी बात है, राजनीतिक व्यवस्था के सामने अपने हितों को ले जाएगा और बोलेगा कि हमारे हितों की पूर्ति की जाए, हमारे हितों को पूर्ण किया जाए। तो समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग हित समूह होते हैं, है ना, जो समाज की वाजिब मांगों को, जरूरी मांगों को सामने रखते हैं और सत्ता से, हुकूमत से, अथॉरिटी से उसे पूर्ण कराने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, दबाव समूह कुछ और नहीं होता। दबाव समूह एक तरह का हित समूह ही है। जब हित समूह अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए दबावकारी नीतियों का अनुपालन करने लगे तो उसी को हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं, दबाव समूह। समझ रहे हैं? दबावकारी नीतियों का अनुपालन। अब इसमें भी सब अलग अलग हित समूह होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप ये अलग नहीं होता। इंटरेस्ट ग्रुप ही जब एक तरह से प्रेशर की नीति पर चलने लगता है, अथॉरिटी पर दबाव बनाने की नीति पर चलने लगता है, तो उसी इंटरेस्ट ग्रुप को प्रेशर ग्रुप भी बोल दिया जाता है ना। तो ये मतलब समझ गए इंटरेस्ट ग्रुप का क्या मतलब होगा जसविंदर? हाँ, इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स समाज के भिन्न भिन्न वर्ग सबसे पहले अपने हितों का रेखांकन करते हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, फिर उन ज़रूरतों को अपने एजेंडा का हिस्सा बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हित प्रकटीकरण। और जब हित प्रकट होता है तो जाहिर सी बात है किसके सामने प्रकट करेंगे? अथॉरिटी के सामने प्रकट करेंगे। अब अथॉरिटी अगर मान लीजिए सामान्य रूप से आपके हितों को मान ली तो ठीक है, एक हित समूह के रूप में आप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये भी तो संभव है कि अथॉरिटी बड़ी आसानी से आपकी बातों को ना माने और आपके इंटरेस्ट को फुलफिल ना करे। तो वैसे में आप क्या करते हैं? आप फिर दबाव बनाना शुरू करते हैं। दबाव बनाने के कई तरीके हैं, जैसे अपने कार्य का बाइकआउट करना कि हम कार्य नहीं करेंगे, हड़ताल करना, चक्का जाम करना, ये सब क्या है? यही प्रेशर के तरीके हैं। शशांक कह रहे हैं कि नक्सली भी प्रेशर ग्रुप है। नहीं, नक्सली को हम प्रेशर ग्रुप नहीं बोलेंगे। ये कौन सा प्रेशर ग्रुप है? वो इंसर्जेंट्स है ना। प्रेशर ग्रुप होना बुरी बात नहीं है। आप जैसे मान लीजिए आप कल को आईएएस बनेंगे तो आपके लिए पहले से ही आईएएस एसोसिएशन है। आईएएस एसोसिएशन भी तो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है। अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए पॉलिटिशियंस अगर आईएएस अधिकारियों को परेशान करने लगेंगे तो हो सकता है ये आईएएस एसोसिएशन उनके ऊपर दबाव बनाने लगे कि भाई ये ठीक नहीं है हमारे लिए, आप ऐसा मत करिए। आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन सेंस कि हो सकता है आंशिक हड़ताल करने लगे, हालांकि वो अलाउड नहीं है, लेकिन तमाम तरीके होते हैं जिससे वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आईपीएस एसोसिएशन है, ये सब प्रेशर ग्रुप है ना। बीएमएस है, एबीवीपी है, ये सब प्रेशर ग्रुप ही है ना। जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, बावजूद इसके राज व्यवस्था में इनका प्रभाव होता है। समझ रहे हैं? हाँ। अब नक्सली को अगर आप एक प्रेशर ग्रुप में लेंगे तो एक तरह से वो विकृत तरह का प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। हालांकि उसे प्रेशर ग्रुप नहीं कहेंगे, वो डिसअप्रूविंग कंटेक्स्ट में उनकी भूमिका को लिया जाता है ना। यस, हाँ, नहीं देता, बिल्कुल हड़ताल करने की परमिशन नहीं देता। लेकिन लगातार अगर मान लीजिए उनके साथ ज्यादती होगी तो पूरा एसोसिएशन कोई ना कोई निर्णय ले सकता है ना एक साथ खड़ा होकर। एसोसिएशन किस लिए बनता है? एसोसिएशन बनाने का तो अधिकार है ना। हाँ, ट्रेड यूनियन वगैरह ये सब कुछ नहीं बनाएंगे, बट एसोसिएशन तो बना ही सकते हैं, है ना। और आपको बताऊं, हड़ताल गैर वैधानिक नहीं माना जाता, बंद को गैर वैधानिक मानते हैं, ब्लॉकेट्स को। क्योंकि ब्लॉकेट से क्या होता है कि आम जनजीवन पैरालाइज हो जाता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। देखो कौन सी केस थी, भरत कुमार वर्सेस सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। हाँ, भरत कुमार वर्सेस सीपीआई
मार्क्सिस्ट केस थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बंद या ब्लॉकेड लाना ये गैर वैधानिक है ना, क्योंकि इससे आम जनजीवन परेशान हो जाता है। चक्का जाम करना, इससे आम जनजीवन परेशान हो जाता है, तो ये वैधानिक नहीं है। खैर, तो हाँ, अब ये देखते हैं कि ये तो समझ गए कि हित समूह किसे कहते हैं या दबाव समूह किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, समाज के अलग अलग वर्ग जब अपने हितों को सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं तो उन वर्गों को हम क्या बोल देते हैं? हित समूह बोल देते हैं। और जब हित समूह अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए दबावकारी नीतियों का अनुपालन करने लगते हैं तो वहीं पर उन हित समूहों को हम क्या बोल देते हैं? प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा भारत में प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं वैसा ही फ्रांस या अमेरिका में भी करते हो, नहीं। पश्चिमी देशों में या विकसित देशों में प्रेशर ग्रुप का स्वरूप अलग होता है, विकासशील देशों में प्रेशर ग्रुप का स्वरूप अलग होता है। तो देखिए, डेवलप्ड स्टेट्स, इसी को आप कह सकते हैं पूंजीवादी देश, पश्चिमी देश, विकसित देश, है ना। देखिए, विकसित देशों में जो प्रेशर ग्रुप्स दिखते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? पुलिस जेल में इसलिए बंद कर देती है अश्विनी कि स्ट्राइक के नाम पे लोग ब्लॉकेट पैदा करने का प्रयास करने लगते हैं, है ना। अब आपको मान लीजिए किसी इलाके में जाने की इजाज़त दी गई है, उसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो जहाँ तक इजाज़त है वहाँ तक आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। लेकिन जब आप एक तरह से प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करेंगे तो वैसे में अरेस्ट किया ही जाएगा। ये एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रेशर ग्रुप्स का एक वैचारिक संबंध होता है, ठीक है। डेवलपिंग स्टेट्स में भी ऐसा होता है, यहाँ भी हर प्रेशर ग्रुप किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। बट फर्क क्या होता है, डेवलप्ड स्टेट्स में प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये ऑटोनोमस होते हैं, स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर दबाव समूह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र इन सेंस कि जब ये अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और उस समय सपोज इनकी राजनीतिक पार्टी, जिस राजनीतिक पार्टी से ये एक तरह से कह सकते हैं वैचारिक ताल्लुकात रखते हैं, अगर वो राजनीतिक पार्टी इनके हित में बाधक बन रही है तो उस राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध भी ये खड़े हो जाएंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का प्रेशर ग्रुप्स पे सीधे सीधे नियंत्रण नहीं होता। प्रेशर ग्रुप स्वायत्त तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। जबकि डेवलपिंग स्टेट्स में क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर आते हैं, उनके दायरे में आते हैं, उनकी नीतियों के अनुसार चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए बजरंग दल को ले लो, है ना। इसका संबंध किससे आप जोड़ते हैं, किस राजनीतिक पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से क्या कभी ऐसा देखेंगे कि बजरंग दल भाजपा की नीतियों का विरोध करे, या अपने हितों को अगर ये सामने रखता है और
सपोज उसके हितों का विरोध अगर कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उस हित के साथ ही आगे बढ़ेगा? उसे साधने के लिए नहीं बढ़ेगा। तो डेवलपिंग स्टेट्स में हित समूहों की यही हाल है, इनके ऊपर राजनीतिक पार्टियों का नियंत्रण होता है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, अगर हम राजनीतिक दलों के साथ इनकी तुलना करें तो आप इतना तो कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल समाज के सभी वर्गों के हितों को आगे बढ़ाता है, उसको साधने का प्रयास करता है। हित समूह का तात्पर्य या हित समूह का ताल्लुकात, हित समूह का संबंध कुछ गिने चुने खास वर्ग से होता है। भाई जिस वर्ग के लिए वो हित समूह बना है उसी के हितों को आगे बढ़ाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि हित समूह और राजनीतिक दल में एक फर्क और बताएं तो क्या बताएंगे? हित समूह सत्ता को प्रभावित करना चाहते हैं और राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। और हित समूह अपने हित को बस प्रकट करते हैं, जबकि राजनीतिक दल हितों का एकीकरण करते हैं। तो ये कुछ हित समूहों का राजनीतिक दलों से विभेद है। एनीवे, बस इतना तय है, एक बात ध्यान रखेंगे कि विकसित देशों में हित समूह अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य कर पाते हैं, अपने समाज के वर्गों के हितों को साधने में सफल हो पाते हैं। विकासशील देशों में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि विकासशील देशों में एक तो समझ में नहीं आता कि ये कोई हित समूह है या किसी राजनीतिक पार्टी का ही विंग है ना। देखिए, यही 4 प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप्स पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल कहेंगे ना, उसी को तो उत्पीड़क अभी मैंने लिखा है प्रकार। अभिषेक, हित समूहों के 4 प्रकार होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल, जिसको आप आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन कह सकते हैं। दूसरा व्यवसायिक, है ना, जैसे व्यवसायियों के भी अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे बीएमएस वगैरह। तीसरा गैर व्यवसायिक, जिनका संबंध व्यवसायिकता से नहीं होता, ये जाति धर्म आधारित ये हित समूह होते हैं। अक्सर सुनते हैं ना महासभाओं का कंसेप्ट, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, जो अपने जाति विशेष के हितों को आगे बढ़ाते हैं, है ना, ब्राह्मण महासभा, इस तरीके से। तो इन्हें कहते हैं गैर व्यवसायिक हित समूह। और जो उदंड हित समूह है या खुराफाती हित समूह है, आप इसमें उल्फा को ले लो, है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, आप सिमी को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सब उत्पीड़क कोटि के हित समूह होते हैं। और ये जो भी हित समूह है पश्चिमी देशों में देखेंगे तो ये मूलतः आप कह सकते हैं कि व्यवसायिक आधार पर ही ज़्यादा मिलते हैं पश्चिमी देशों में, व्यवसायिक हित समूह। और हमारे यहाँ कैसे मिलते हैं? हमारे यहाँ गैर व्यवसायिक हित समूह ज़्यादा है विकासशील देशों में। गैर व्यवसायिक हित समूह उन्हें कहते हैं जो एक नहीं होता है कि संकीर्ण हितों को आगे बढ़ाते हैं, जाति का इंटरेस्ट, सब कास्ट का, है ना, धार्मिक आधार पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और उसको साधने का प्रयास करेंगे। तो जाति, धर्म, भाषा, इन आधारों पर जो हित समूह अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी मांगों को पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं,
उनको गैर व्यावसायिक हित समूह कहते हैं। विकासशील देशों में ऐसे गैर व्यावसायिक हित समूह खूब सारे पाए जाते हैं। विकसित देशों में अक्सर आप पाएंगे व्यावसायिक हित समूह, है ना। और वहाँ पर हित समूह काफ़ी संगठित भी होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में हित समूह गैर संगठित होते हैं, क्योंकि व्यावसायिकता की लाइन पे नहीं बने होते। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में खास करके जो व्यावसायिक घराने हैं, है ना, या फिर व्यवसायियों के जो हित समूह हैं, अमेरिका की राजनीति व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में उनका बड़ा ही वर्चस्व देखने को मिलता है और उन्हें बड़ा सम्मानित माना जाता है ना। विकासशील देशों में हित समूह के साथ ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये रहा हित समूह के बारे में सामान्य परिचर्चा। रमेश कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो इससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी या एक तरह से कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कमिटमेंट का शिकार हो जाएगा, कमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट होता है ना। ये मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। अगर भारत जैसे दूसरे जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं वहाँ देखेंगे तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन भी पॉलिटिसाइज हो चुका होता है ना। अब जैसे पाकिस्तान का ले लीजिए, पाकिस्तान की सेना का वहाँ की राजनीतिक पार्टियों से सीधे सीधे संबंध होता है और सेना जब जिसे उचित समझती है उसी का फेवर करती है सत्ता प्राप्ति में। तो हम लोग समग्रता के साथ विकासशील और विकसित देशों के अंदर हित समूहों की बात कर रहे हैं ना। यस, टेक डाउन प्लीज। हित समूहों से तात्पर्य, हित समूहों से तात्पर्य ऐसे समूहों से है हित समूहों से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जो नागरिकों के किसी विशेष वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर से सुनिए, हित समूह से तात्पर्य समाज के ऐसे हिस्से से है, समाज के ऐसे समूह से है जो नागरिकों के किसी विशेष वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो नागरिकों के किसी विशेष वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दबावकारी साधनों का इस्तेमाल करने लगे, जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दबावकारी साधनों का इस्तेमाल करने लगे, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। तो उसे दबाव समूह कहते हैं। अच्छा जया आज लेट हो गई, कोई बात नहीं, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। फाइनर के शब्दों में हित समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा जा सकता है। फाइनर के शब्दों में हित समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा जा सकता है, तथा बहुलवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहले लिख लीजिए शशांक, फिर डाउट ले लूँगा आपका, आप डाउट भी रेज कर दीजिए। तथा बहुलवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों की भूमिका अथवा अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। बहुलवादी समझ रहे हैं? बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? देखो, बहुलवादी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन संचालन का दायित्व राज्य की तमाम संस्थाओं के ऊपर निर्भर करे। यानी राज्य की जो संस्थाएं हैं, जो शासन प्रशासन में सरकार को मदद करती हैं, उनकी भी भूमिका को जब हम रिकॉग्नाइज करने लगे तो कहेंगे कि यहाँ पर बहुलवादी व्यवस्था है। अब जैसे हिंदुस्तान की शासनिक व्यवस्था में भी आप बहुलवाद का अवशेष पा सकते हैं, बहुलवाद का इंप्रेशन आपको दिख सकता है। अब जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन अपना दायित्व निभाता है, संघ लोक सेवा आयोग अपना दायित्व निभाता है, और अपने अपने जो इनका क्षेत्राधिकारिता है उसमें कुछ हद तक इन्हें स्वायत्ता भी प्राप्त है। अब शासन को चलाने वाली जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, समझिए कि बहुलवाद की तरफ उतना ही ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणालियों में, लोकतांत्रिक शासनिक प्रणालियों में बहुलवाद तेजी से हावी हो रहा है। यानी शासन को संचालित करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अधिकारिता को बढ़ाई जा रही है ताकि ठीक तरीके से वो अपने कर्तव्यों का अनुपालन कर सकें, है ना। चेंज द पैराग्राफ, चेंज द पैराग्राफ। जहां तक हित समूहों तथा राजनीतिक दलों की तुलना का सवाल है, जहां तक हित समूहों तथा राजनीतिक दलों की तुलना का सवाल है, निम्नलिखित आधारों पर
हम तुलना प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे जैसे हित समूहों के द्वारा हित समूहों के द्वारा वर्ग विशेष के हितों को आगे बढ़ाया जाता है। हित समूहों द्वारा वर्ग विशेष के हितों को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि राजनीतिक दलों के द्वारा आमतौर पे समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, हित समूहों का उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना नहीं होता, बल्कि हित समूहों का उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना नहीं होता, बल्कि सत्ता को प्रभावित करना होता है। जबकि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पे काबिज होना होता है। जबकि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना होता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं। भाई अलग अलग राजनीतिक दल कंपटीशन करते हैं ना, किस लिए? सत्ता पे काबिज होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भिन्न भिन्न हित समूहों के मध्य सामान्यतः कोई प्रतियोगिता नहीं होती। भिन्न भिन्न हित समूहों के मध्य सामान्यतः कोई प्रतियोगिता नहीं होती तथा ये निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये कोई चुनाव इलेक्शन नहीं लड़ते।
नेक्स्ट पॉइंट, हित समूह मुख्य रूप से अपने विशेष सामाजिक वर्ग के हितों को, हित समूह मुख्य रूप से अपने विशेष सामाजिक वर्ग के हितों को अपने विशेष सामाजिक वर्ग के हितों को प्रकट करने का कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल हित समूहों का एकीकरण करते हैं। जबकि राजनीतिक दल हित समूहों का एकीकरण करते हैं। एकीकरण, नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दल सदैव सक्रिय रहते हैं जबकि हित समूह तभी सक्रिय होते हैं जब उनके समाज के हितों पर आंच आती है। जब उनके समाज के हितों पर आंच आती है। चेंज द पैराग्राफ प्लीज, और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विकसित देशों में हित समूहों का गठन मुख्यतः व्यावसायिक आधार पर होता है। विकसित देशों में हित समूहों का गठन मुख्यतः व्यावसायिक आधार पर होता है, जबकि विकासशील देशों में हित समूहों का गठन जाति, धर्म, भाषा इत्यादि संकीर्ण आधारों पर होता है। फिर से सुन लीजिए, विकसित देशों में या पश्चिमी देशों में या पूंजीवादी देशों में या उदारवादी देशों में जो कहना चाहें, हित समूहों का गठन किस आधार पर होता है? व्यावसायिक आधार पर। जबकि विकासशील देशों में यानी भारत जैसे देशों में हित समूहों का गठन संकीर्ण आधारों पर होता है, लाइक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, इस तरीके से। आगे लिखिए, राइट डाउन प्लीज। पश्चिमी देशों में हित समूह पश्चिमी देशों में या विकसित देशों में हित समूह विचारधारा के स्तर पे स्वायत्त होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। पश्चिमी देशों में हित समूह विचारधारा के स्तर पे
स्वायत्त होते हैं, वे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जरूर होते हैं, वे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जरूर होते हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। वे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जरूर होते हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। उनका मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग के हितों को साधना होता है, अपने वर्ग के हितों की प्राप्ति सुनिश्चित करना होता है। उनका मुख्य उद्देश्य यानी पश्चिमी देशों या विकसित देशों के दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग के हितों को साधना होता है तथा इसके लिए मतलब अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, उसे साधने के लिए अपने राजनीतिक दल का भी विरोध कर सकते हैं। इसके लिए अपने राजनीतिक दल का भी विरोध कर सकते हैं। जबकि विकासशील देशों में हित समूह स्वायत्त नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, हित समूह स्वायत्त नहीं होते। वे राजनीतिक दलों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि वे अपने समाज तथा सदस्यों के हितों की रक्षा उतना प्रभावी तरीके से नहीं कर पाते। यहाँ हित समूहों में यानी विकासशील देशों के हित समूहों में आपसी मतभेद भी होते हैं। विकसित देशों में हित समूह अत्यधिक मजबूत व संगठित होते हैं। विकसित देशों में हित समूह अत्यधिक मजबूत तथा संगठित होते हैं। अत्यधिक मजबूत तथा संगठित होते हैं, जबकि विकासशील देशों में कमजोर स्थिति में होते हैं।
विकसित देशों के अंदर हित समूह विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। विकसित देशों में हित समूह विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता। विकासशील देशों के हित समूह सामान्यतः प्रशासन को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः प्रशासन को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी देशों में मुख्यतः अमेरिका व उस जैसे अन्य देशों में भिन्न भिन्न हित समूहों को राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। जबकि विकासशील देशों में हित समूहों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जबकि विकासशील देशों में हित समूहों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। आमन तथा पावेल के अनुसार कुल 4 प्रकार के हित समूह हो सकते हैं। आमन तथा पावेल के अनुसार कुल 4 प्रकार के हित समूह हो सकते हैं। संस्थागत, व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक तथा उत्पीड़क। संस्थागत, व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक तथा उत्पीड़क। इन हित समूहों में सबसे अधिक संगठित तथा प्रभावी भूमिका में संस्थागत हित समूह होते हैं। इन हित समूहों में सबसे अधिक संगठित तथा प्रभावी भूमिका में संस्थागत हित समूह होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सत्ता के नज़दीक होते हैं।
दिए गए हित समूहों में सबसे संगठित और प्रभावी भूमिका में कौन से हित समूह होते हैं? संस्थागत हित समूह। क्यों ये प्रभावी होते हैं? क्योंकि ये सत्ता के नज़दीक रहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन एटसेट्रा। व्यवसायिक समझ ही रहे हैं, है ना। ये विकासशील देश, विकसित देशों में सबसे ज़्यादा यही प्रभावी होते हैं, व्यवसायिक हित समूह, है ना। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में इनकी उतनी अहमियत नहीं है, कोई सुनता नहीं इनको। इनसे ज़्यादा इन सबको सुन लेते हैं गैर व्यवसायिक, क्योंकि ये सड़क पर उतर जाते हैं बुरी तरह से, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, है ना। और उत्पीड़क या खुराफाती हित समूह, तो ये तो गोलीबारी पे उतारू हो जाते हैं, बम फोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विकसित व विकासशील देशों के अंदर हित समूह व दबाव समूहों के बारे में देखा। अब विकसित व विकासशील देशों के अंदर सामाजिक आंदोलन, जो आज का लास्ट फेसेट होगा और इस यूनिट का भी लास्ट फेसेट होगा, इसके बाद हम लोग IR में एंट्री कर जाएंगे। तो लास्ट फेसेट देखते हैं। विकसित तथा विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलन। हाँ शशांक, अब अपना डाउट पूछ लीजिए। Ask your doubts, please. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने इंसर्जेंट ग्रुप से समझौता किया। नहीं, इंसर्जेंट से यह अपील तो की जाती है ना कि भाई आप मुख्य धारा में आ जाइए, और जो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं निसंदेह उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये कोई विदेशी तो है नहीं, है इसी देश के लोग, चाहे उनको भटका हुआ कह लीजिए या फिर असंतुष्ट कह लीजिए, है ना। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए समय समय पर सरकार उनके साथ नेगोशिएशंस करती रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, 2 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर अगले फेसेट में मूव करते हैं। ठीक है, विकसित तथा विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलन। लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। हाँ, तो दबाव तो बनाते ही हैं। होते तो एक तरह से दबाव समूह ही हैं, आप उनको इस श्रेणी में रख सकते हैं।
क्या नाम है, उत्पीड़क प्रेशर ग्रुप। अगर मान लीजिए कोई हिंसक रास्तों का इस्तेमाल करते हुए दबाव बना रहा है तो उसको उत्पीड़क प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, है ना। और उत्पीड़क प्रेशर ग्रुप मान लीजिए केवल व केवल अपनी मांगों को लेकर हमेशा एक तरह से फोर्सिबल मीन्स का ही इस्तेमाल करता है, तो आगे चलकर उसी को आप बोल सकते हैं ना, नक्सली बोल सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं, इस तरीके से, है ना। कहने को तो आप आरएसएस को भी बोल सकते हैं दबाव समूह, विश्व हिंदू परिषद को दबाव समूह बोल सकते हैं। क्या इनका प्रेशर नहीं होता? देश के शासन प्रशासन पे होता है ना। मिलते हैं 2 मिनट में। जब आप विकसित देशों के सामाजिक आंदोलनों की बात करेंगे, सामाजिक आंदोलन क्या होता है भाई? समाज की मांगों को पूरा कराने के लिए जब लोग आंदोलित होते हैं तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहते हैं, है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप से मिलता जुलता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप की तरह इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों के लिए कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऑफिस वगैरह बनाया जाता हो कि हाँ इस सामाजिक आंदोलन का ये कार्यालय है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ उनकी मांगों के आधार पर हम फर्क कर पाते हैं कि भाई विकसित देश के अंदर कोई सामाजिक आंदोलन जब होता है तो उसकी प्रमुख मांग क्या होती है ना। और विकासशील देश के अंदर जब कोई सामाजिक आंदोलन होता है तो उसकी आमतौर पर मांग क्या होती है। ठीक है, देखिए विकसित देशों के अंदर सामाजिक आंदोलनों का हम एक कालक्रम निर्धारित करते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से, यानी 1950-60 या उसके बाद जो भी आंदोलन हुए उसको बेसिकली वहाँ नव सामाजिक आंदोलन बोला जाता है। और उसके पहले के जो आंदोलन थे वो आप कह सकते हैं पूर्व के सामाजिक आंदोलन बोल सकते हैं। तो एक डिवाइडिंग लाइन के रूप में आप वर्ष 1960 को रख सकते हैं, या 1950 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाले जो भी सामाजिक आंदोलन हुए ये सबके सब नव सामाजिक आंदोलन हुए। जाहिर सी बात है नए सामाजिक आंदोलनों के मांग का स्वरूप अलग होगा, और जो पुराने सामाजिक आंदोलन थे जो हुआ करते थे, मतलब 20वीं सदी के पूर्वार्ध में या उसके पहले, तो ये सारे पुराने सामाजिक आंदोलन कहलाएंगे। और ये नया पुराना का जो निर्धारण है ये बेसिकली आंदोलन की प्रकृति, उसकी मांग, इन सब चीज़ों को आधार बनाकर हम नया आंदोलन या पुराना आंदोलन का नाम देते हैं। समझ रहे हैं? हाँ। अगर हम विकसित देशों की बात करें, खास करके प्राचीन सामाजिक आंदोलनों की या पुराने सामाजिक आंदोलनों की, तो आमतौर पे समाज के अलग अलग वर्ग, जैसे मान लीजिए महिलाएं हो गई, महिलाओं को भी एक समाज का वर्ग कह सकते हैं। समाज की इस तरह के वर्ग जिन जिन मूलभूत अधिकारों से वंचित थे उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करते थे। जैसे महिलाएं किस लिए आंदोलन करेंगी? महिला अधिकारों की प्राप्ति के लिए, है ना। अगर मान लीजिए कृषि समुदाय है तो कृषि समुदाय को एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई समस्या आ रही है तो सारे किसान आंदोलन करेंगे, है ना। औद्योगिक समुदाय के लोग, अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो औद्योगिक समाज के लोग आंदोलन करेंगे। अगर मजदूर समाज है ना, उनके हितों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो मजदूर आंदोलन करने लगते हैं। तो इस तरह के आंदोलन पश्चिमी समाजों में 1960 के पहले धड़ल्ले से देखने को मिलते थे। आप कह लीजिए कि वो आंदोलन एक तरह से आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए समाज के अलग अलग समूह आंदोलित होते थे और आंदोलन करते थे। और मूलभूत ज़रूरतों का मतलब यही होता है कि एक तरह से कह लीजिए रोटी कपड़ा मकान से संबंधित चीज़ें, जो हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो समाज का एक विशेष वर्ग उसको लेकर आंदोलित होता है और उसको सामाजिक आंदोलन का नाम दे देते हैं।
ठीक। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो पश्चिमी देशों में सामाजिक आंदोलनों की मांग का स्वरूप बदल गया है। अब किस लिए मांग हो रही है, किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संबंध में आंदोलन हो रहे हैं, है ना। अब लैंगिक समानता को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, या फिर कह लीजिए महिला सशक्तिकरण को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। 1960 से पहले प्राचीन आंदोलनों में क्या देखने को मिलता था? महिलाएं इसलिए आंदोलन करती थी कि उन्हें पुरुषों के बराबर वोटिंग राइट मिल जाए, मतदान का अधिकार, और दूसरी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिल जाए, ये सारी चीज़ें। बट अब इससे आगे बढ़ गए हैं। अब एक तरह से कह सकते हैं LGBT राइट्स, है ना, जो लिस्बो, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स या होमोसेक्सुअल्स की जो राइट्स हैं उसकी जो एक तरह से मांग उठने लगी है खूब ज़ोर शोर से, उसको पूरा भी किया जा रहा है, ना सिर्फ पश्चिमी बल्कि विकासशील समाजों में भी। बट 60 के बाद पश्चिमी समाजों में यही सबसे ज़्यादा देखा गया कि आंदोलन का रूप ले रहे हैं, है ना। एक तरह से जेंडर जस्टिस का मामला बहुत तेज़ी से उछला, पर्यावरण का मामला तेज़ी से उछला, है ना। आतंकवाद के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। तो इस तरह की एक तरह से सामाजिक आंदोलनों की रूपरेखा आपको पश्चिमी देशों में देखने को मिलेगी, है ना। पूर्वी देश क्या कहेंगे, विकासशील देश कह लीजिए। विकासशील देशों में जैसे भारत जैसे देश, तो यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि प्राचीन सामाजिक आंदोलन और आधुनिक सामाजिक आंदोलन में कोई फर्क भी है या नहीं। किसान आंदोलन का जो एजेंडा पहले हुआ करता था वही एजेंडा आज भी दिखेगा। इनफैक्ट कह लीजिए विकासशील देशों में जो सामाजिक आंदोलनों की रूपरेखा आपको देखने को मिलती है, इसका कोई प्राचीन दौर है ही नहीं। एक तरह से कह सकते हैं नव सामाजिक आंदोलन ही है। तो हम एक स्टेप पीछे हैं पश्चिमी देशों की तुलना में। भाई पश्चिमी देश अपने प्राचीन सामाजिक आंदोलनों के दायरे में कृषि, है ना, मजदूरी, मतदान, इन मुद्दों को आधार बनाकर आंदोलन करते थे। और 60 के बाद, मतलब 60 के दशक से कह लीजिए 1960 ऑनवर्ड्स, वो पर्यावरण वगैरह ये सब चीज़ों पर आंदोलन करने लगे। भारत जैसे देशों में क्या हुआ, प्राचीन और नए में कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि हम आए ही उसी दौर में जिस दौर में पश्चिमी देश नव सामाजिक आंदोलनों की तरफ बढ़ चुका था। तो हमारे प्राचीन और नव सामाजिक आंदोलन दोनों की धारा एक ही साथ प्रारंभ हुई, है ना। तो होता क्या है कि विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलनों का ये रेखांकन या निर्धारण नहीं हो पाता कि इसे हम नव सामाजिक आंदोलन नाम देंगे कि प्राचीन सामाजिक आंदोलन नाम देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी सामाजिक आंदोलन के रूप में हम उन मुद्दों को भी अभी अपनाते हैं जो यूरोप के देश 1960 से पहले अपनाते थे। हम उन मुद्दों को भी शामिल कर लेते हैं जो वर्तमान में आधुनिक सामाजिक आंदोलन के रूप में पश्चिमी यूरोपीय देश अपनाते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए आंदोलन, इसको बिल्कुल नया कहेंगे। पश्चिमी भारत जैसे देशों के लिए तो मैंने अभी बताया ना कि नए पुराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अस्तित्व में ही आए। सामाजिक आंदोलनों की जब नई धारा शुरू हो गई पश्चिमी देशों में, तब हम स्वतंत्र अस्तित्व में आए। अगर हम अपने प्राचीन सामाजिक आंदोलनों की बात करें तो फिर तो वो औपनिवेशिक हुकूमत के दौर में चला जाएगा ना। तो उस समय एक संप्रभु देश के रूप में हम अपनी पहचान भी नहीं बता सकते ना। जब हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी तो हमारी हुकूमत थोड़ी थी। और उस दौरान जो भी मान लीजिए सामाजिक आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय वगैरह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, इन सब लोगों ने जो किया, तो उसको कम से कम भारत का प्राचीन सामाजिक आंदोलन तो नहीं बोल सकते हैं। ब्रिटिश भारत का वो प्राचीन सामाजिक आंदोलन कहलाएगा ना। मतलब पश्चिम के देशों में जो पुराने सामाजिक आंदोलनों की विषय वस्तु हुआ करते थे, वो विषय वस्तु आज के डेट में भारत जैसे देशों में सबसे अधिक प्रभावशाली रूप में आपको दिखेंगे। हाँ, विषय वस्तु का डिफरेंस पाएंगे। और सामाजिक आंदोलन की जो रूपरेखा है अभी जो हम अपनाते हैं, ये उससे मेल खाती है जिसे पश्चिमी देश 1960 से पहले अपनाया करते थे। विकासशील देशों में देखेंगे सामाजिक आंदोलनों का जो सीधे सीधे रुझान है या जो इनकी विषय वस्तु होती है, ये कोई गुणवत्तापूर्ण जीवन से संबंधित नहीं होती, है ना। कभी ऐसा देखा है आपने कि हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन हो कि
साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाए। इस तरह के मुद्दों को लेकर हमारे यहाँ कोई आंदोलन होता है? नहीं होता है। हमारे यहाँ किस तरह के मुद्दों को लेकर आंदोलन होता है? अर्णव गोस्वामी को क्यों अरेस्ट कर लिया गया, है ना? कंगना रनावत का घर क्यों तोड़ दिया गया, उसको लेकर समाज का एक विशेष वर्ग आंदोलित होने लगेगा, आंदोलन करने लगेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडल हमारा पुराना है। पुराना किसके अनुसार? पश्चिमी देशों के अनुसार। पश्चिमी देशों में जो भी सामाजिक आंदोलन होगा सबको समान हित दिलाने के लिए। अभी अमेरिका में आपने देखा था ना, एक ब्लैक को पुलिस पर्सनल्स ने पीट पीट के मार दिया था, पूरा अमेरिका आंदोलित हो गया था। तो सभी नागरिकों के समान हितों को लेकर वहाँ बात होती है। भारत में क्या होगी? यहाँ सामाजिक आंदोलन होगा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। यहाँ माले बनेगी, रणवीर सेना गठित होगी, और भी तमाम तरह की सेनाएं गठित होती है भारत में या भारत जैसे देशों में। यहाँ गुणवत्तापूर्ण जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसका फर्क भी है ना। आप देखिए, विकसित देशों में नागरिक समाज काफ़ी विकसित हो चुका होता है ना। नागरिक समाज विकसित होने का मतलब कि उसे रोजगार के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर क्लास में कहा करता हूँ, किसी न किसी क्लास में ये ज़रूर कोट किया होगा कि भारत के अंदर जितने विदेशी आपको पर्यटक दिखते हैं, जो भारत में, खास करके पश्चिमी यूरोपीय देश से अगर कोई भारत में पर्यटन करने आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो अपने देश का सबसे नकारा व्यक्ति है। अब हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई कहे कि हम जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पे, और पता चला कि नेपाल जाकर घूम रहा है, तो इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या उसका स्टैंडर्ड है? या तो फॉरेन ट्रिप का नाम ही मत लो, या नाम ले रहे हो तो जाओ कहीं, फ्रांस जाओ, पेरिस जाओ, मॉस्को जाओ, लंदन जाओ, वाशिंगटन जाओ, तो समझ में आता है। अब फॉरेन ट्रिप के नाम पे आप भूटान चले गए, थाईलैंड चले गए, तो ये कौन सा आपको मतलब एक एलिटिस्ट क्लास का व्यक्ति दिखाएगा? नहीं। तो ठीक उसी तरह अगर अमेरिका का या जर्मनी का या ब्राज़ील का कोई भारत में आ रहा है और आपको गतिमान एक्सप्रेस में आपके बगल में बैठा हुआ मिल गया, तो आप ये मत समझिएगा कि वो जर्मनी का बड़ा संभ्रांत है। वो वहाँ का सबसे बड़ा नालायक किस्म का है, अनएम्प्लॉयड है। वो सरकार के स्कॉलरशिप का मज़ा ले रहा है। वहाँ पर जितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है उतना हमारे यहाँ क्लास 1 ऑफिसर्स की सैलरी नहीं होती। अमेरिका में हमने ये भी देखा था कि ट्रंप के हारने पर लोगों ने क्या किया। तो देखो, इन देशों में भी ऐसा थोड़ी है कि कभी कभी अव्यवस्थाएं नहीं फैलती। ट्रंप को अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में एक अराजक राष्ट्रपति के रूप में तो उनको देखा ही जाएगा, है ना, जो अपने निजी इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट से ऊपर रखता है। शासन सत्ता में बने रहने के लिए अनर्गल साधनों का भी इस्तेमाल करता है, भड़काऊ साधनों का इस्तेमाल करता है। तो कोई बहुत अप्रिशिएट थोड़ी किया जाता है। ट्रंप को अक्सर मजाक ही बनाया जाता है। अभिषेक कह रहे ऋषिकेश में मुझे जितने विदेशी मिलते हैं सभी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। सच्चाई है, सच्चाई है। ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा धनवान व्यक्ति वो क्यों जाएगा ऋषिकेश, बताओ? आप बताइए, भारत के अंदर भी मान लीजिए आप कोई टूर प्लान कर रहे हैं घूमने का, पर्यटन की योजना बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर तमाम ऐसे शहर हैं, गोवा है, मुंबई है, कोची है, त्रिवेंद्रम है, बहुत सारी घूमने वाली चीज़ें हैं। अब कोई व्यक्ति इन जगहों पे ना जाके पता चला कि उसने प्लान किया कि नहीं हम काठमांडू जाएंगे, नेपाल घूमेंगे, ये कौन सा विदेश हुआ नेपाल? वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। नहीं कह रहा हूँ कि वो बेरोजगार लोग होते हैं। वो बेरोजगार इसलिए नहीं कि उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है, रोजगार उपलब्ध है, वो रोजगार के लायक ही नहीं है। उनको रखने से शासन प्रशासन की क्षमता दुष्प्रभावित होगी।
समझ रहे हैं? जिस फील्ड में उन्हें लेना है वो जाएंगे तो वहाँ बेड़ा गर्क करेंगे। तो इससे बेहतर कि इनको घर बैठाओ, घर बैठा के ही इन्हें पालो, तो राज्य पालता है उन्हें कि लो भाई अपना सुखद जीवन यापन करो, घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं। कहा जाता है ना कि बुरा करने से बेहतर है ना करना। तो मैं यही बता रहा था कि पश्चिमी देशों में चूंकि नागरिक समाज काफ़ी ये भारत के लोग उनको बेवकूफ़ इसलिए बना देते हैं क्योंकि बेचारों के पास भाषाई बैरियर्स होते हैं, उनकी बात न ये समझ पाते न इनकी बात वो समझ पाते, तो इसलिए बेवकूफ़ बन जाते हैं। और बेवकूफ़ भी तभी बनते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप उनसे बोलिए कि ताजमहल से फतेहपुर सीकरी का भाड़ा $2000 होगा, तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। अब आप बोलेंगे 500 रुपये होगा, तो उसके लिए क्या है, 7-8 डॉलर के बराबर है, खुशी खुशी दे देगा वो। भारत के लोग उन देशों में जाकर बेवकूफ़ नहीं बनते, क्योंकि वहाँ कम पैसे भी देने होंगे तो भारत की करेंसी के अनुसार वो बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले से ही संभले होते हैं, उनको संभलने की ज़रूरत नहीं। अब देखो, चूंकि मैं यही बता रहा था कि विकसित देशों में नागरिक समाज काफ़ी विकसित स्थिति में होता है, और फिर उसके द्वारा अगर कोई सामाजिक आंदोलन किया जाता है तो वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ का जो एक तरह से शासन है, वो लोगों की मांगों को बड़ी गंभीरता से लेता है। भारत में क्या होता है, भारत में सरकार शक्ति से कुचल देती है आंदोलनों को, या भारत ही क्या, विकासशील देशों में आमतौर पे नागरिक समाज द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को सरकार कुचलने पे ही बल देती है ना। तो ये है सामाजिक आंदोलनों की रूपरेखा। क्लियर है? इज इट ओके? अभिषेक, चंचल, शशांक, अश्विनी, जया, गुड। तो फटाफट इसको लिख डालिए। अगला टॉपिक आपको पहले से बता दिया, अगला टॉपिक होगा भूमंडलीकरण। अब यहीं से हम लोग IR में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एंट्री ले लेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज फ्राइडे है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को मिलेंगे, है ना। तब तक इधर 2 दिन में मैं कानपुर के असाइनमेंट से मुक्त होकर फिर दिल्ली मूव कर जाऊंगा। चलो, सामाजिक आंदोलन, टेक डाउन प्लीज। सामाजिक आंदोलन समाज के लोग, समाज के मुद्दों से, सामाजिक आंदोलन समाज के मुद्दों से, समाज के मुद्दों से जुड़े हुए लोगों की सामाजिक गतिविधियां होती है
सामाजिक आंदोलन समाज के लोगों से जुड़ी हुई सामाजिक गतिविधियां होती हैं जिसके द्वारा समाज के लोग किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जिसके द्वारा समाज के लोग किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दल तथा हित समूह से अलग होता है क्योंकि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दल तथा हित समूह से अलग होता है क्योंकि इसका अपना कोई संस्थागत स्वरूप नहीं होता। क्योंकि इसका अपना कोई संस्थागत स्वरूप नहीं होता। सामाजिक आंदोलन अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं। अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं। इनका कोई अपना संविधान भी नहीं होता। ना ही कोई मुख्यालय होता है। तथा इनकी प्रकृति भी अल्पकालिक होती है। तथा इनकी प्रकृति भी अल्पकालिक होती है। इनकी प्रकृति भी अल्पकालिक होती है। कहने का अभिप्राय है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के उपरांत सामाजिक आंदोलन अपने अस्तित्व को खो देते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के उपरांत सामाजिक आंदोलन अपने अस्तित्व को खो देते हैं। यानी जो एजेंडा है प्राप्त हो गया, उसके बाद फिर आंदोलन समाप्त। पश्चिमी समाजों में या विकसित समाजों में सामाजिक आंदोलनों के दो चरण देखने को मिलते हैं। पश्चिमी समाजों में सामाजिक आंदोलनों के दो चरण देखने को मिलते हैं। वर्ष 1960 से पहले के सामाजिक आंदोलनों को वर्ष 1960 से पहले के सामाजिक आंदोलनों को
प्राचीन सामाजिक आंदोलन का नाम दिया जाता है? वर्ष 1960 से पहले के सामाजिक आंदोलनों को प्राचीन सामाजिक आंदोलन का नाम दिया जाता है, जबकि 1960 से बाद के सामाजिक आंदोलनों को नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। पुराने सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में किसान आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, तथा अन्य कामगारों के आंदोलन इत्यादि आते हैं। इन आंदोलनों का संबंध सामान्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है। इन आंदोलनों का संबंध यानी प्राचीन आंदोलनों का संबंध समाज की मूलभूत जरूरतों से जुड़ा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्राचीन सामाजिक आंदोलनों का जो सामाजिक आधार हुआ करता था वो बेसिकली मजदूर और गरीब लोग हुआ करते थे। किसान, मजदूर, गरीब लोग। लिख लीजिए, इन आंदोलनों का सामाजिक आधार मजदूर तथा किसान वर्ग हुआ करते हैं। नौ सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत पश्चिमी देशों में 1960 के दशक में देखी जा सकती है। नौ सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत पश्चिमी देशों में 1960 के दशक में महसूस की जा सकती है। नौ सामाजिक आंदोलनों का विषय वस्तु
9 सामाजिक आंदोलनों का विषय वस्तु पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार, LGBT अधिकार, आतंकवाद का विरोध, विश्व शांति की मांग इत्यादि है। नौ सामाजिक आंदोलनों का संबंध आजीविका से नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन से है। नौ सामाजिक आंदोलनों का संबंध आजीविका से नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन से है। नौ सामाजिक आंदोलनों का सामाजिक आधार, यानी इसके आंदोलनकारी कौन लोग हैं? नौ सामाजिक आंदोलनों का सामाजिक आधार शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्ग है। शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्ग है। अच्छा बताइए एक चीज़ आगे लिखने से पहले, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक आंदोलनों की जो प्राचीन रूपरेखा थी, जाहिर सी बात है उसका सामाजिक आधार कहाँ से बनता था? गरीब, मजदूर, किसान, इन लोगों से। ये लोग अपने आंदोलन के माध्यम से जो मांगे रखेंगे, किस तरीके से मांगे रखेंगे? मीडिया का सहारा लेंगे, प्रेस का सहारा लेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, या गुलदस्ता लेकर निकल लेंगे, या फिर पत्थरबाजी करने लगेंगे? चंचल इसको सामान्य भाषा में लिख लीजिए, समलैंगिकों का अधिकार है ना, समलैंगिकों का अधिकार। आमतौर पे जब हम सामाजिक आंदोलनों की प्राचीन रूपरेखा की बात करेंगे, है ना, प्राचीन रूपरेखा की, तो उसमें आंदोलन के तरीके अक्सर आप हिंसात्मक देखेंगे, जिसको कहते हैं ना प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, टूट पड़ो प्रशासन पे, टूट पड़ो शासन पे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो आंदोलन हो रहे हैं, देख रहे हैं ट्विटर पे अभियान चलाया जाना, अभी एक नारा बड़ा तेज़ी से बुलंद हो रहा है कि मोदी रोज़गार दो, और इसको लेकर देख रहे हैं जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, खास करके अगर एजुकेशनल सेक्टर की ही बात करें तो ऑनलाइन विरोध जताया जा रहा है। तो ये क्या तरीका है? ये आंदोलन का आधुनिक तरीका है। आप इसे आधुनिक सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं। भाई छात्र विद्यार्थी भी तो समाज का ही हिस्सा है। विद्यार्थी समाज है ना, एक तरह से शैक्षणिक समाज कह लीजिए, जिसमें विद्यार्थी, टीचर्स सब आ जाएंगे, है ना। तो अभी जो आप रोज़गार को लेके एजिटेशन देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटली, एक तरह से डिजिटल प्रोटेस्ट, तो डिजिटल प्रोटेस्ट ये पुराने सामाजिक आंदोलन का चरित्र नहीं है, ये नव सामाजिक आंदोलन का चरित्र है ना।
हाँ, और पुराने सामाजिक आंदोलन की रूपरेखा क्या है? जिसमें सीधे लोग हिंसा के उतारू हो जाते हैं। हिंसा पे कौन उतारू होगा? जिनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं बुद्धिजीविता का अभाव होगा, है ना। पुलिस वाले रोक दिए कि इसको क्रॉस नहीं करना है, तो क्या करेंगे? पुलिस वाले की ही कॉलर पकड़ लेंगे। और नौ सामाजिक जो आंदोलनजीवी है या आंदोलनकारी है, आंदोलनजीवी नहीं कहेंगे, आंदोलनकारी, ये क्या करेंगे? अगर शासन प्रशासन उन्हें रोक रहा है तो वो वीडियो बना लेंगे, वीडियो को जनता में प्रसारित कर देंगे, मीडिया को दे देंगे कि देखो देखो ऐसे हो रहा है। तो तरीके में फ़र्क होता है। हाँ, तो ऑनलाइन स्ट्राइक जो है ना दिव्यांशु, ये बेसिकली नव सामाजिक आंदोलन की एक तरह से कह सकते हैं एक उदाहरण है ये नव सामाजिक आंदोलन। तो इसलिए तो कहते हैं पोल साइंस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसे अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं। तो लिखिए, नव सामाजिक आंदोलन में प्रत्यक्ष कार्यवाही के स्थान पर नव सामाजिक आंदोलन में प्रत्यक्ष कार्यवाही के स्थान पर मीडिया, प्रेस, सोशल मीडिया, सिनेमा, साहित्य, हाँ, गवर्नमेंट इस पे भी नकेल कस रही है। अभी अभी हम लोग पढ़े ना कि विकासशील देशों में ऐसा ही होता है कि सामाजिक आंदोलनों पर सरकार बहुत गंभीरता से उन्हें नहीं लेती और अक्सर कुचलने का ही प्रयास करती है। विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। विकसित देश में सामाजिक आंदोलनों को सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है। यही फ़र्क है ना, इसलिए तो इसको टॉपिक बनाया गया पढ़ने के लिए। तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म इत्यादि का सहारा लिया जाता है। आप जैसे देखिए स्टूडेंट्स की रोजगार की मांग, इधर मान लीजिए किसान मांग उठा रहे हैं। अब सरकार के विरुद्ध ये दोनों ही तरह के आंदोलनकारी आपको नहीं लगता कि आपस में एक हो सकते हैं वर्तमान दौर में? क्योंकि भाई हम सबकी अपनी अपनी मांग है और एक कॉमन बात यह है कि हमारी मांगों को सरकार नहीं मान रही है, तो हम एक दूसरे की मांग का समर्थन करेंगे। अब जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गाहे बेगाहे वो किसानों के साथ खुद को खड़ा पाएंगे और किसान भी रोजगार की मांग करने वालों के साथ अपने को जोड़कर देखेंगे? इसलिए देखेंगे कि दोनों ही के द्वारा उठाई जा रही मांग को सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो नव सामाजिक आंदोलन यूनिफाइड हो जाते हैं। यूनिफाइड होने के पीछे वजह है मीडिया क्रांति, है ना। और पुराने सामाजिक आंदोलन में देश के किसी हिस्से में आंदोलन हो रहा है, दूसरे हिस्से में पता ही नहीं चलेगा। हाँ अभिषेक, चेंज द पैराग्राफ एंड टेक डाउन। जहां तक विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलनों का सवाल है, यहां आज भी पुराने सामाजिक आंदोलन काफ़ी प्रभावी हैं, क्योंकि अभी भी रोटी कपड़ा मकान मूलभूत ज़रूरतें ही पूर्ण नहीं हो पाई है। विकासशील देशों में आज भी पुराने सामाजिक आंदोलन
प्रभावशाली भूमिका में देखे जाते हैं। मजदूरों तथा किसानों के आंदोलन मजबूत स्थिति में होते हैं। क्यों मजबूत स्थिति में होते हैं? क्योंकि भाई इनका संबंध किससे है? आजीविका से है। तो आजीविका वाले मतलब यहाँ जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में कोई आंदोलन नहीं होता, आजीविका के संदर्भ में ही होता है। विकासशील देशों में पुराने सामाजिक आंदोलन तथा नव सामाजिक आंदोलनों में कोई विशेष फर्क नहीं होता। बताया था आपको, विकासशील देशों में पुराने सामाजिक आंदोलन तथा नव सामाजिक आंदोलनों में कोई फर्क नहीं होता। अब जैसे देखो, भारत में जो पर्यावरण आंदोलन होता है, तो पर्यावरण आंदोलन हमारे यहाँ किस लिए होता है? एक तो आजीविका के लिए, क्योंकि जंगलों पे एक बहुत बड़ा समुदाय टिका हुआ है हमारे यहाँ, अपनी उसकी आजीविका टिकी हुई है, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी की। तो इसमें आजीविका भी शामिल हो जाती है और साथ में पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो हवा शुद्ध रहेगी, नेचर हमारे साथ फेवरेबल बना रहेगा, तो गुणवत्तापूर्ण जीवन का भी संबंध है। तो हमारे यहाँ मतलब विकासशील देशों में जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, वो एक ही आंदोलन के अंदर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, पुराने सामाजिक आंदोलन के भी, नए सामाजिक आंदोलन के भी। पुराने सामाजिक आंदोलन किस लिए? अगर आंदोलन की विषय वस्तु के रूप में आजीविका जुड़ी हो तो पुराना हो गया, और गुणवत्तापूर्ण जीवन जुड़ा हो तो नया हो गया। ठीक है ना? विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलन कई मामलों में जाति, धर्म इत्यादि पे भी आधारित पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में सामाजिक आंदोलनों का संबंध आम जनता की मांगों से होता है, किसी विशेष जाति की जनता या धर्म की जनता से नहीं, आम जनता की मांगों से होता है। पश्चिमी देशों में नागरिक समाज काफ़ी विकसित हो चुका है। उत्तर औद्योगिक समाज है, संपन्न समाज है। पश्चिमी देशों में नागरिक समाज काफ़ी विकसित हो चुका है। अतः उसकी मांगों को सरकार गंभीरता से लेती है, जबकि विकासशील देशों में अभी भी नागरिक समाज उतना उन्नत नहीं है। जिसकी वजह से सरकारें सामाजिक आंदोलनों को गंभीरता से नहीं लेती,
तथा उसे कुचलने का हर संभव प्रयास करती है। तथा उसे कुचलने का हर संभव प्रयास करती है। इज इट ओके?